नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर। तो आपने देखा था कि हमारा संविधान की प्रस्तावना का जो टॉपिक है वो चल रहा था, ये उसका भाग 2 है। तो हमने देखा था कि जो प्रस्तावना है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिससे 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरी, भारत सरकार की प्रकृति कैसी होगी। और तीसरी, संविधान के उद्देश्य क्या हैं। तो जो पहली 2 बातें हैं उनके बारे में हम अपनी पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज जो तीसरी बात है, मतलब संविधान के उद्देश्य क्या हैं जिनका हमको प्रस्तावना से पता चलता है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रस्तावना में आपको 3 शब्द देखने को मिलते हैं दोस्तों। 3 प्रकार का न्याय है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो आप ये याद रखना, और इस बात का उल्लेख प्रस्तावना से हमें मिलता है कि जो भारतीय संविधान है वो कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख करता है। तो साथियों याद रखना, भारतीय संविधान में सिर्फ 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और जो ये क्रम है आप इसको भी याद रखना। तो ये कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि जो आज का एग्जाम का ट्रेंड आप देख रहे हो काफ़ी जटिल होता जा रहा है, और अगर आप किसी हायर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को क्रमवार दर्शाओ। तो उसमें आ सकता है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक, या राजनीतिक सामाजिक आर्थिक। तो आप याद रखना, जो इसका क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख आपको प्रस्तावना में मिलता है। देखिए, अगर सामाजिक जो न्याय है इसके बारे में बात की जाए तो जो सामाजिक न्याय है, भारतीय सामाजिक ढांचे के अंदर विभिन्न समूहों या वर्गों के जो प्रतिद्वंदात्मक हित या दावे हैं, विधि द्वारा उनके बीच सामंजस्य पैदा करके जो सामाजिक असंतुलन है उसको दूर करने का व्यापक रूप है। अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय ये भी है कि मानव के बीच जाति या वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वह सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप याद रखना सामाजिक न्याय का अभिप्राय क्या है। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक न्याय, इससे क्या अभिप्राय है दोस्तों। देखिए, आर्थिक न्याय का मतलब ये कदापि नहीं है कि जिसके पास धन है उससे धन छीन कर निर्धनता का उन्मूलन किया जाएगा। नहीं दोस्तों, आर्थिक न्याय का अर्थ है जो उत्पादन व वितरण के साधन हैं उनका न्यायोचित व साम्यपूर्ण वितरण करना, यह है आर्थिक न्याय का अर्थ। अब इसके बाद हम देखते हैं, और देखिए एक बात और याद रखना, आप याद आ गई है बात मुझे, कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय हैं इनका मिला जुला स्वरूप ही अनुपातिक न्याय कहलाता है। अनुपाती न्याय कहलाता है। ये भी दोस्तों आप याद रखना कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है इनका मिला जुला स्वरूप क्या कहलाता है, अनुपाती न्याय। अब राजनीतिक न्याय के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि भारत के समस्त नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में प्रवेश की बात हो या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो, तो जो भी भारत के नागरिक हैं उनको समस्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस बात का भी हमें कहां से पता चलता है दोस्तों, प्रस्तावना से पता चलता है। अब देखिए, प्रश्न यह भी बन सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान में कहां मिलता है। तो आपने देखा प्रस्तावना में तो यह उल्लेख मिलता ही है दोस्तों, लेकिन संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38 में भी इस बात का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आप ये बात याद रखना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो उल्लेख है प्रस्तावना भी मिलता है और अनुच्छेद 38 के अंदर भी मिलता है।
तो इसके बाद अगर आगे चर्चा की जाए तो आगे देखिए आप, इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है दोस्तों। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि जो लोग हैं उनकी गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक का न होना और उनको विकास के अवसर उपलब्ध करवाना। अगर स्वतंत्रता के बारे में बात की जाए तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम मौलिक अधिकारों के दौरान विस्तार पूर्वक पढ़े भी के। ये भी याद रखना कि जो 19 से 22 ये भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रस्तावना है वो हमें, या प्रस्तावना के अंदर हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना में ये बात लिखी भी गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो ये बात भी आप याद रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगली लाइन है प्रस्तावना के अंदर वो है प्रतिष्ठा या अवसर की समानता। तो ये भी याद रखना आप, अगर समानता के संदर्भ में चर्चा की जाए, समानता के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो भारतीय प्रस्तावना के अंदर हमें 2 प्रकार की समानता देखने को मिलती है। 2 प्रकार की समानता दोस्तों, वो 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा या स्थिति की समानता, प्रतिष्ठा या स्थिति की समानता, और जो दूसरी है अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब देखिए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना से अलग संविधान में कहां मिलता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में भी आपको अवसर की समानता देखने को मिलती है। अगर समानता के बारे में बात की जाए तो समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव न करते हुए सबको समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये समानता का अर्थ है, और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता देखने को मिलती है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। और जो अवसर की समानता है इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 16 में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, प्रस्तावना के अंदर इसके बाद एक शब्द और आता है जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, और वो शब्द क्या है? बंधुत्व। काफी सुंदर व शानदार शब्द है बंधुत्व। तो आइए उसको भी जानते हैं। तो देखिए, इसके बाद एक शब्द है जो मैंने बताया था, बंधुत्व। बंधुत्व बेहद सुंदर शब्द है दोस्तों, ये बेहद खूबसूरत शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है आपसी भाईचारे की भावना। तो जो आपसी भाईचारे की भावना है वो भी हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। अब इससे देखिए एक चीज और देखिए आप, जो संविधान है इससे हमें पता चलता है कि जो संविधान है वो एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ये बात भी आप याद रखना। अब देखिए, अगर बंधुत्व के बारे में बात की जाए तो जो बंधुत्व है इसे 2 बातें सुनिश्चित होती है। एक, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान,
2 देश की एकता व अखंडता, देश की एकता व अखंडता। तो ये भी याद रखना आप। यहां से देखिए, जो अखंडता शब्द है इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था दोस्तों। आप ये बात भी याद रखना, जो अखंडता शब्द है इससे भारतीय संघ की कभी न बदली जा सकने वाली प्रकृति भी परिलक्षित होती है दोस्तों, या प्रकृति का भी पता चलता है। ये बात भी आप याद रखना। अब देखिए, आपने देखा है स्वतंत्रता, आपने देखा है समानता, और आपने देखा है बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। तो ये बात भी याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय प्रस्तावना में या भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो वो फ्रांस से लिया गया है। यह आप याद रखना। अब इसके बाद कुछ चीजें और देखिए, उनके बारे में बात करते हैं। कि आपने पढ़ा था किसके अंदर लिख रखा है, प्रस्तावना के अंदर लिख रखा है कि एतद द्वारा संविधान सभा में आज 26/11/1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। जो ये 3 शब्द है दोस्तों, इनको देखिए आप। अंगीकृत, जिसका अर्थ है किसी चीज को स्वीकार करना, मतलब हम संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना, मतलब संविधान को लागू करते हैं। और जो तीसरा शब्द है दोस्तों, आत्मर्पित, आत्मर्पित। आत्मर्पित का अर्थ है खुद को संविधान को सौंप देना। तो ये बात भी आप याद रखना। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना में संविधान लागू करने की तिथि क्या है, तो आप याद रखना प्रस्तावना के अंदर संविधान लागू करने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। ये बात भी आप याद रखना। इससे संबंधित एक और बात है, मैं आपको बताता हूं। अगर प्रस्तावना को देखा जाए तो संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26/11/1949। लेकिन जैसा कि हमें पता है इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, और इन 15 अनुच्छेदों की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है हमें? अनुच्छेद 394 में। अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए तो 16 अनुच्छेद हैं। इस बात के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 394 है ये कहता है कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप ये बात याद रखना कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 394 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? प्रस्तावना के अंदर मिलता है। ये बातें भी आप याद रखना। अब इसके बाद देखिए, हमारे संविधान सभा के सदस्य हुए हैं या और कुछ कानूनविद हुए हैं, कुछ राजनीतिज्ञ हुए हैं, जिन्होंने प्रस्तावना की खूबसूरती को देखते हुए इसके ऊपर अपने अपने विचार रखे थे। एक संविधान सभा के सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव। तो उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो आपका आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, आपका आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर, ये बात भी आप याद रखना दोस्तों। कुंजी नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट बर्कर ने। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी व संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। एक आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे और संविधान सभा के भी सदस्य थे, उनका भी एक कथन है। कृष्ण स्वामी अय्यर, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह कथन भी आप याद रखना है, कथन सीधा पूछा जा सकता आपसे। कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है ये, उन्होंने कहा था प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो ये कथन भी आप याद रखना। इसके बाद एक आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु व लोकतांत्रिक सरकार का या लोकतांत्रिक व्यवस्था का भविष्य फल है। यह कथन भी आप याद रखना। यह कथन है के.एम. मुंशी का। अब इसके बाद प्रस्तावना से जुड़े हुए और कौन से प्रश्न बनते हैं, तो एक प्रश्न यह भी बना था कि प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो आप देखते हैं प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो ये पहली लाइन है इसके अंदर ही भारत शब्द का उल्लेख 2 बार आता है। तो आप ये बात याद रखना कि जो भारत शब्द का उल्लेख हो संपूर्ण प्रस्तावना के अंदर ही सिर्फ 2 बार आता है दोस्तों। तो आप ये बात भी याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो वो 2 बार मिलता है। ये थे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो आपने देखे हैं। इनसे आपकी संवैधानिक समझ भी बढ़ी है और राजनीतिक शास्त्र की जो जटिल शब्दावली है उससे भी आप परिचित हुए हो, उससे भी आप रूबरू हुए हो और उससे संबंधित जो आपके प्रश्न थे या जो संदेह आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे थे उनका भी निर्वाण हो चुका मेरे ख्याल से अब, या वो भी अब समाप्त हो चुके होंगे। अब भी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी संदेह या कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क पटल पर उत्पन्न हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।